कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह यूजीसी नेट और केपी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं सेट एग्ज़ाम के अंदर आए हुए मैथ के प्रश्नों को। तो जी हाँ, आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं उन मैथ के प्रश्नों को जो कि नेट के या सेट के एग्ज़ाम के अंदर या एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। क्योंकि मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग होना आपकी कैलकुलेशन पावर को और आपकी मेंटली पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो वहाँ पर अगर हम बात करें कि सेट एग्ज़ाम के अंदर जो हमारा प्रश्न था, तो मैंने जो यहाँ पे लिया है उसके अंदर ये 6 नंबर का प्रश्न सबसे पहला मैथ का प्रश्न है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर कुछ मत मिले। अब एक है कुल डाले गए मतों का 82% जो मत है वो जीतने वाले को मिले। मान लेते हैं कि ए जीत गया, तो इसको कितने मत मिले हैं, 82% मत इसको मिले हैं। और टोटल मत कितने हैं, 100%। परसेंटेज के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो 100% होती है मैक्सिमम। तो इसी तरीके से 82% अगर इसको मिले हैं तो उसको कितने मिले होंगे, दूसरे वाले को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना रह जाएगा हमारे पास में, 18% रह जाएगा ओनली। यानी इसको कितने मत मिले, 18% मत मिले हैं। और अब बात कहता है कि वह 3840 मतों के बहुमत से चुनाव जीत गया। जो जीतने वाला है वो कितने मतों से जीता है, 3840 मतों से जीता है। यानी उसके जो मत हैं वो 20 से कितने अधिक हैं, 3840 मत अधिक हैं, 3840 मतों से वो जीता है। ठीक है, जैसे अपन कह देते हैं ना कि एक टीम है ए, उसने बनाए 160 रन और दूसरी टीम जो है बी, उससे बने 140 रन। तो ए टीम कितने रनों से जीत गई, 20 रनों से जीत गई है। तो इसी प्रकार से यानी जो उससे ज़्यादा वैल्यू होती है वही होता है उसका विजेता का डिफरेंस। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास में जो आएगा ये हमारे पास में क्या रहेगा भाई, 3840%, 3840 तो मतों की संख्या है कुल। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, परसेंटेज के अंदर हम देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हमारे पास में निकल करके आता है ये वाला 64% दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि दोनों में डिफरेंस मतों में कितना डिफरेंस है, तो 3840 का डिफरेंस है। तो 64% की वैल्यू कितनी है, 3840 मत। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम 3840 बटा करेंगे 64 और मल्टीप्लाई। अगर हमें कुल मतों को ज्ञात करना है तो कुल मत 100% थे, तो कुल मत इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो 8 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं इसको। 8 8 64 हो गया, 8 चौके 32, 4 यहाँ से बचे हमारे पास में 6 और 4 64, 8 8 64। ठीक है, उसके बाद फिर से गया 8 6 48। तो ये बन गई हमारे पास में कितने, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 6000 यहाँ पे मतों की संख्या आ जाती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी और इसकी मरम्मत पर 1500 खर्च किए। अब वो खरीद रहा है, उसके बाद में 1500 रुपये उस पर और खर्च कर रहा है। फिर श्याम ने इसे रोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। रोहन ने इसे रुद्र को 10% हानि पर बेच दिया और रुद्र ने आखिरकार इसे 12,110 रुपये में 10% के लाभ पर बेच दिया। अब यानी वो भी आगे बेच रहा है और कितने पर बेच रहा है, 12,100 रुपये पर। तो यानी 12,100 रुपये इसका अंतिम मूल्य है। अंतिम मूल्य, हमें शुरुआती मूल्य ज्ञात करना है। तो होता क्या है कि अगर हम शुरू से एंड तक जाएंगे तो हम कैसे लिखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला रहता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या है, परसेंटेज। लाभ होगा तो हम जोड़ के लिखेंगे और माइनस होगा तो हम घटा करके लिखेंगे। तो ऐसा होता है। इसके बाद हम अंतिम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतिम मूल्य दिया गया है तो हमें शुरुआती मूल्य ज्ञात करना है। तो सीधा सा बात है, इसको उल्टा लेकर के आना होगा। तो उल्टा लेकर के आएंगे कैसे, विक्रय मूल्य कितना है इसका, 12,100। अब हम वापस आ रहे हैं तो इस बार क्या होगा, 100 ऊपर आएगा और 100 प्लस माइनस नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट वाले से शुरुआत करते हैं। इसका 10% लाभ कमाया तो इसको हम लिखेंगे 110।
अब सिर्फ हमें रुद्र का क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना है, हमें तो जाना है कहाँ तक, श्याम तक जाना है कि श्याम कितने में खरीद के लाया था। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, और पीछे चलेंगे तो और देख लेते हैं उससे पीछे क्या कार्रवाई हुई थी। उसके पीछे हुई थी 10% की हानि, तो इस प्रकार से लिखेंगे। उससे जस्ट पीछे क्या हुआ था, तो 20% का लाभ हुआ था, तो और बैक ले चलते हैं इसको। उससे भी पहले कुछ हुआ क्या, नहीं, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। हमारे पास 3 वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कांस्टेंट जो भी है वो करते हैं इसकी। 0 से अगर हम 1 0 और 2 0, इन 2 0 से हमने 2 0 को हटा दिया, 11 का डिवाइड किया तो 11 11 121 हो गए, 11 पे चला गया। इसके अलावा कोई संख्या कटने वाली है तो यहाँ से कटिंग कर देते हैं हम इसकी। ये जाएगा 20 छिका 120 और 20 पाँजे 100, ये अभी कट गया। और इसको हल्का कर सकते हैं तो ये आ गया 3 दूनी 6 और 50 दूना 100। अब इन सबको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में बन गया कितना भी 2500, और 2500 को इंटू करेंगे हम 25 250 इंटू 100 इंटू 11, और डिवाइड बाई करना है अपने को 9 तिया 27, तो ये 27 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 पंजे 55, 11 दूना 22, 22 और 5 27, तो उसके बाद में कितना बैठेगा, ये हो गया 27, 2,75,000, और नीचे डिवाइड करना है 27 से करना है। तो अगर हम देखा जाए तो ये हमारी संख्या कहाँ पर जाकर के गिरेगी, अगर हम नहीं बता सकते तो हमें इसकी पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे कितना जाएगा, 27 5000, ये गया 27 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 27 से कम 27, अब दो संख्या एक साथ कट गई तो यहाँ पे आएगी 0, 5 उतारेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, इसलिए 5 के साथ हमें 0 उतारनी पड़ेगी। तो दो संख्या जब हम एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे 10 लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो 27 दूना 54, यानी 27 दूना दूने पे नहीं जाएगा तो एक पर ही जाएगा, तो 27 से कम 27, तो यहाँ पे बचे हमारे पास में कितने भी 23, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 230 अगर हम देखें तो 27 के टेबल में 8 बार के समथिंग अगर जाएगा तो कितना आ गया अभी, 7 8 56, 6 और 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, 216 हो गए हमारे पास में, तो 216। यहाँ कितने बचे भी, 14 बचे, 0 आ गया। ये कितने पे गया था, 8 पे, अब 5 पे जाएगा, 27 5 कितने हो गए भी, 140 हो गए। ठीक है, कितना आ गया, 10,185। 10,185 में क्या किया गया है, ये इसका टोटल मूल्य है जो श्याम ने इस पर खर्च किए हैं, 10,185। लेकिन अब श्याम ने बाइक को खरीदा कितने का था ये पूछ रहा है। इसका मतलब वो 1500 जो उसने जोड़े थे ना साथ में, वो उसके हटाने पड़ेंगे। इसमें से हमें 1500 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये जाएगा हमारे पास में 5 8 और 6 5 11, फिर यहाँ पे अगर 9 में से गया तो 8,685। हमारा आंसर क्या आ जाएगा अभी, 8,685 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस हमें ये एक सेटअप करना था इसका भी, इसको कैसे सेट करना है यही चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम इसको तैयार कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को फिलहाल यहीं पे देखना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे पास में कि 3 एथलेटिक्स P, Q और R एक ही बिंदु पर हैं। अब P, Q और R ये एक ही बिंदु पर है, तो P एक बिंदु से 40 मीटर पर मिनट के हिसाब से 40 मीटर पर मिनट के हिसाब से गति से दौड़ना शुरू करता है, और दौड़ना शुरू करता है 5 मिनट के बाद में। अब देखो 5 मिनट, P 5 मिनट तक दौड़ेगा, पहले ये P कितना दौड़ेगा, 5 मिनट तक दौड़ेगा, और इसकी गति कितनी रहेगी, 40 मीटर पर मिनट। हर एक मिनट में वो 40 मीटर दौड़ेगा, तो 5 मिनट में वो कितना चला जाएगा, तो पहले वो 40 मीटर गया, फिर 80, फिर 120, फिर 160, और फिर कितना पहुंच गया, 200। अब ये 200 मीटर दूरी तय कर चुका है, तो इसके बाद किसकी बारी आती है, तो बाद में बारी आती है हमारे पास में कि 5 मिनट बाद
क्यू पी के पीछे 50 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है और साथ ही आर भी शुरू कर देता है। अब आर की जो गति है वो तो है भी 60 मीटर पर मिनट के हिसाब से, और इसकी है कितनी 50 मीटर पर मिनट के हिसाब से इसकी गति है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि इस समय P कहाँ पे रुका हुआ है, P जो है वो कहाँ रुका हुआ है, ठीक है। तो P इस जगह पे रुका हुआ है, P ने 200 मीटर की दूरी को तय कर लिया। कितनी दूरी तय की है? 200 मीटर की दूरी। तो अब ये आगे, इससे आगे जब ये दौड़ेगा तो वो 40 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलेगा, और ये कितनी स्पीड से आएंगे? 60 मीटर के हिसाब से। तो पीछे से आने वाला तेज गति से आ रहा है, तो ये दोनों इसको पकड़ लेंगे। अब ये कितने समय बाद पकड़ेंगे, अब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, जब भी पकड़ेंगे ना तो कितनी की स्पीड से इस बीच के गैप को कम करते हुए आएंगे। ये 40 की स्पीड से भागेगा, ये 60 की स्पीड से, तो 60 में से 40 गया, पीछे बचा 20। अब इनके बीच का जो गैप है ना, बीच का जो गैप है वो 20 की स्पीड से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, 20 की गति से कम होता जाएगा। तो बीच में गैप कितना है? 200 मीटर का। अब 200 मीटर की जो दूरी है, अगर वो 20 मीटर पर मिनट के हिसाब से कवर की जाए तो कितना समय लगेगा? 10 मिनट लगेंगे। कितना समय लगेगा? 10 मिनट लगेंगे इसको पकड़ने में। अब 10 मिनट लगेंगे इसको पकड़ने में, तो 10 मिनट के अंदर आर ने कितनी दूरी तय की होगी? तो आर 1 मिनट में 60 मीटर जाता है, तो फिर 10 मिनट में कितना जाएगा? तो इंटू 10, ये कितना गति तय कर लेगा? ये हो जाएगी 600 मीटर। क्लियर है? ये कितनी गति तय कर लेगा 10 मिनट में? 10 मिनट में ये तय करेगा 500 मीटर। ठीक है, लेकिन इसने अभी तक नहीं पकड़ा है, ठीक है, ये पीछे अभी किसने पकड़ा है? आर ने पकड़ा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि पी को पकड़ने पर आर ने कितनी दूरी तय की होगी। जब उसने पी को पकड़ा होगा तो उसने कितनी दूरी तय की होगी? तो हमारे पास आंसर आ गया 600 मीटर, यानी उसने कितनी दूरी तय की होगी? 600 मीटर की दूरी तय की होगी। दोबारा से देखिएगा, सामने वाला 4 की स्पीड से जा रहा है, पीछे आने वाला 5 की स्पीड से आ रहा है। अगर दोनों के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस है तो 1 मीटर ज़्यादा है पीछे वाले की, तो पहले वो क्या करेगा? जैसे आगे वाला कितना चला, मान लेते हैं ये 10 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। ये कितना गया? 4 1 मिनट में। ये कितना आ गया? 5। तो बीच का डिफरेंस कितना रह गया? 5 यहाँ और 4 यहाँ, यानी बीच का डिफरेंस कितना रह गया? 9। यानी कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। 1 कम क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी गति 5 की है और इसकी गति कितनी है? 4 की है। तो ये एक गति ज़्यादा है, 1 मीटर की गति उसकी ज़्यादा है, इसीलिए वो हर बार 1 मीटर कम होता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर गति कितनी ज़्यादा है? 20 मीटर की गति ज़्यादा है, तो हर बार 20 मीटर जो है वो कम होता जाएगा। तो 20 मीटर कम होता जाएगा, तो 200 मीटर को पूरा करने में 10 मिनट का समय लगेगा, और 10 मिनट में हम देख लेंगे कि आर ने कितनी दूरी तय की है? 600 मीटर की दूरी तय की है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर वो प्रश्न पूछ सकता था, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता था कि जब आर ने पी को पकड़ा, जब आर ने पी को पकड़ा तो पी कितनी दूरी तय कर चुका था? पी जो है वो कितनी दूरी तय कर चुका था? तो हमें पता चल गया कि आर ने पी को 10 मिनट में पकड़ा है, 10 मिनट में, तो ये 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 400 मीटर की। तो यहाँ तो वो 400 मीटर की दूरी तय करेगा, तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो कितने मीटर की दूरी तय की होगी इसने? तो 600 मीटर की। कितनी? 600, क्योंकि 200 मीटर तो ये पहले कर चुका था और 400 उसके बाद में की है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यही पूछा जा सकता है कि जब आर ने पी को पकड़ा तो उस समय पी और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस था? उस समय पी और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस था? तो आप देख सकते हैं कि जब आर ने पकड़ा तो आर ने 600 मीटर की दूरी तय कर ली और इसने भी 600 मीटर की दूरी तय की थी, यानी अब ये 600 मीटर तक पहुंच चुके हैं। और क्यू कितनी तय कर चुका है? 500 मीटर। तो दोनों में डिफरेंस कितने का रहा? 100 मीटर का डिफरेंस रहा। आई बात समझिए? तो इस प्रकार से प्रश्न जो है वो आगे के आगे घुमा करके पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद के थोड़े से काफ़ी
डिफ़िकल्ट प्रश्न बताए जा रहे थे लगभग हर किसी के द्वारा, जो काफ़ी मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं उनकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी यहाँ पे। तो देखिएगा ज़रा समझिएगा, ये 15 से लेकर 19 तक का जो एक हमें टेबल दिया गया है, इस टेबल में कहा गया है कि ये सभी प्रश्न आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। हर बार टेबल पर नया नियम लागू होगा, क्लियर है। इस प्रकार से इसको समझना था। ऐसा नहीं है कि भी पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो चिराग की बनी 4.5% और अगले क्वेश्चन में भी हम उसको 4.5 ही मान के चले, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगला प्रश्न अब चेंज हो चुका है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये प्रश्न अलग दिख रहे थे हमें। तो देखिए जरा, यदि चिराग द्वारा प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश की गई राशि से दुगनी है, अब यहाँ पे देखो, चिराग द्वारा प्राप्त की गई राशि उसकी निवेश राशि से दुगनी है, तो उसकी निवेश राशि कितनी होगी? तो सीधा सा बात है कि अब उसको प्राप्त राशि कितनी है? 2900 रुपये। तो उसने निवेश कितना किया था, उसका मूलधन कितना था, उसका P कितना था, ठीक है। तो ये इसका बनेगा आधा, कितना? 1450, आधी होगी। और इस प्रकार से फिर कहता है तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह उसी राशि को 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश करता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कह दिया उसने, सेम उसी राशि को 1450 को कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। और किस दर पर? किस दर की बात की उसने? दर की बात यहाँ पे नहीं की है ना, यहाँ पे क्या कहा उसने? तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह उसी राशि को 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज पर निवेश करता है। तो सबसे पहले हमें इसकी दर ज्ञात करनी होगी कि इसने दर कितनी पर दिया था। तो दर कैसे ज्ञात होगी? तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा भी, ब्याज का, SI का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, ठीक है, डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे ब्याज कितना बना? 1450 इसका मूल था, तो फिर टोटल मिश्रण धन जो इसका बना है वो 2900 बना है, तो फिर दोनों में डिफरेंस ब्याज कितना बना? तो ब्याज जुड़ा है 1450 का, 1450 का ब्याज है और 1450 का ही क्या था, इसका मूल राशि थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? नहीं ध्यान। टाइम ऑफ कितना है? टाइम कितना था? 4 ईयर का टाइम है यहाँ पे, और डिवाइड बाय 100, ये किया हमने। अब क्या होगा, हमें रेट ज्ञात करना है, तो हम R को इधर रखेंगे, 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1450 इंटू 100, और ये दोनों इसकी डिवाइड में आ जाएंगे 1450 इंटू 4, ये डिवाइड हुए तो ये आ गया 25 चौका 100, तो ये कितना बन गया अभी? 25%। अब इसकी हमारे पास में दर आ गई 25%। तो उसी दर से ही अपने को क्या करना है, इसको आगे और देना है, 2 वर्ष के लिए देना है। और अब इसकी जो संयोजित है ना, वो अर्धवार्षिक संयोजित है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, कुछ शर्तें होती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ शर्तें होती हैं। अर्धवार्षिक देय है या त्रैमासिक है या चतुर्मासिक है, ठीक है, इस प्रकार से यानी कि एक शर्तें होती हैं इसकी। अब इसमें क्या होगा, यदि हाफ टाइम का होगा, हाफ ईयरली अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो पूरे साल भर की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%। तो हाफ ईयर के हिसाब से कितना बनेगा? 12.5। और इसी प्रकार से अगर टाइम पीरियड है यहाँ पे 2 वर्ष का, टाइम है 2 ईयर्स का, तो हाफ ईयर के जो इसका इंटरेस्ट जो अपना अर्धवार्षिक जो देय होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें समय कितना बन जाएगा? 4 ईयर का बन जाएगा। समय कितना बन जाएगा? 4 ईयर। आप सीधा सा बता देखो कि एक साल के अंदर 6 महीने कितनी बार आते हैं? एक साल में 6 महीने 2 बार आते हैं, 6 महीने और 6 महीने 12 महीने हो गए। ऐसे ही 2 वर्ष का समय है तो 6 महीने कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। और ऊपर से यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें तो पूरे साल भर का रेट कितना है? 25%। तो फिर 6 महीने का कितना होगा? 12.5 होगा। तो अब इसको लेकर के अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास में मूलधन है, मूलधन इंटू हमारा फॉर्मूला चलेगा 112.5 डिवाइड बाय 100। अब इसको लगाएंगे 4 टाइम लगाना है इसको, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम कैसे करेंगे, 112.5
इंटू 112.5 इंटू 112.5। इस प्रकार से हमें इसको लगाना है। और जब हम इस प्रकार से इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे, कैसे कटिंग करनी है आप देख लीजिएगा। यहाँ से जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लग जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर अब इसको छोटा करेंगे तो ये जाएगा 40 पांजे, ठीक है, ये सॉरी 40 पे नहीं, ये बैठेगा कितने पे, 40 को 25 से किया है, हाँ 25 चौका 100, सॉरी इसको 25 से करेंगे तो ये 41 आएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 41 आएगा। 25 से जब डिवाइड करेंगे 40 41 40 और 41 आएगा। फिर यहाँ से देख लेंगे, इनकी कटिंग करेंगे। पहले ऊपर वालों को सभी को गुणा कर लो, नीचे से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करके हमारे पास में जो लास्ट जो आंसर निकलेगा, देखो अभी हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि अपन इन सभी को मल्टीप्लाई करें। अभी फिलहाल आप एक बार कैलकुलेट के माध्यम से आप इसका पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, इनसे डिवाइड करना है। पहले 40 से डिवाइड कर दो, फिर से जो आंसर आया, फिर उसको 40 से डिवाइड करो, फिर आंसर आया, फिर 40 से डिवाइड। इस प्रकार से आप डिवाइड करते हुए चलो तो हमारे पास में जो लास्ट में आंसर निकलेगा वो आपका 2322.62 आएगा, 2322.62 आएगा। ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके ही इसको निकाला है, और ये ही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जब आप 1450 को इस प्रकार से पूरी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में से आपने क्या करना है, 1450 को माइनस कर देना है। क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश करता है तो उसकी कितनी राशि प्राप्त होगी। अच्छा, कितनी राशि प्राप्त होगी, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वही आंसर हमारा कितना होगा, 2322.62 रुपये होगा, आपका फिक्स है। क्लियर है, एक बार करके देखिएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न भी एक देख लेते हैं, ज़्यादा हम समय नहीं ले पाएंगे आज की क्लास में, हम यहाँ तक ही कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। एक बार रुकिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हम कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, यदि फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 20% है, उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 20% है, तो फेनिल ने निवेश कितने की राशि कितनी निवेश की थी, 6000। 6000 का 20% निकालेंगे तो ये हमारे पास में 20%, 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 1200 रुपये इसका हमारे पास में क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, 1200 ब्याज आ जाएगा। अब क्या कहता है कि यदि उसने समान वर्षों के लिए, यानी समान वही 2 वर्षों के लिए, जो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया होता तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलता, कितना अधिक ब्याज मिलता। तो देख लीजिए पहले तो कि 6000 रुपये निवेश किए और 2 वर्ष के अंदर उसको 1200 रुपये का जो है ब्याज मिल गया। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी दर ज्ञात करेंगे। दर कैसे ज्ञात करेंगे, वही हमारे पास में फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे दर ज्ञात की थी, ठीक है, उस प्रकार से 2 वर्ष के लिए। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये वाला, ये हमारे पास में 100 जो नीचे आता है परसेंट वाला, ये हो गया हमारे पास में P, और ये हो गया हमारे पास में T। अब हमें R ज्ञात करनी है यहाँ पे, है ना। तो चलिए देखें, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 3 जीरो से 3 जीरो कटिंग कर देते हैं अपन इसकी, तो ये आएगा 6 दूनी 12, 2, ये नीचे 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 10% हो गया। अब 10% हमारे पास में दर आ गई, 10% हमारे पास में दर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी दर से उतने ही वर्षों के लिए अब हम किस पे दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में दे रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में दे रहे हैं तो कितना ब्याज अधिक मिलेगा, हमसे ये पूछ रहा है कितना ब्याज अधिक मिलेगा। तो देखिए जरा, 10% हमारे पास में दर है, 6000 रुपये है, P = 6, R = 10 और टाइम = 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। तो 6000 × 110/100 × 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तीसरी जीरो यहाँ, चौथी जीरो यहाँ गई, 11 गेरी 121, 121 × 6, तो 6, 12 × 6 = 72, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 और 6 कम 6 और 1 7, ये कितना बन गया, 7260। तो पहले ब्याज कितना बन रहा था, पहले 72, 1200 रुपये ब्याज था, और अभी ब्याज कितना है, पहले ब्याज कितना था हमारे पास में 1200 रुपये,
1200 रुपये। अभी ब्याज कितना आ रहा है, तो इसमें से 6000 माइनस कर दो, अभी ब्याज बन रहा है 1260 रुपये। तो दोनों में कितना ब्याज, अधिक ब्याज किसके अकॉर्डिंग आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज जो होता है पहले साल का तो सेम रहेगा, दूसरे साल में बढ़ेगा। पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं एक साल के लिए, लेकिन अगले साल फिर चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पे ब्याज लगता है, जबकि साधारण ब्याज हर बार सेम रहता है। ठीक है, तो अब आप कितने रुपये अधिक बनेगा, 60 रुपये अधिक बनेगा। क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है एक बार लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और अब हम इसके अकॉर्डिंग इसके मैथ के क्वेश्चन किए करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैथ में बहुत दिक्कत आती है, तो बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के चलेंगे। इसलिए मैंने फिलहाल एक बार आपसे जुड़ने के लिए सेट एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को लिया है। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।